आप सभी साथियों को जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि आप लोगों का जो धरना है 22,000 जो भर्ती रिक्त पद है उसको भरने के लिए लगभग 160 दिन से आप लोगों का धरना चल रहा है बेसिक शिक्षा निदेशालय पर। और पिछले 110 दिन से जो शिखा पाल जी हैं, आप ही लोगों की साथी, जो ऊपर पानी की टंकी पर बैठी हैं और अभी तक ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और आप लोगों का संघर्ष अनुरोध जारी है कि ताकि ये सरकार जिस जिद पे बैठी है, जिस तानाशाही दमनकारी जिद पे बैठी है, उस जिद को उखाड़ फेंकेंगे। तो सबसे पहले आप साथियों का जोरदार हम चाहेंगे अभिनंदन, आपके संघर्ष को सलाम, आपने तालियों से अपना स्वागत कीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में चाहे 72,000 भर्ती हो, चाहे 68,500 हो, चाहे 69,000 हो, ये भर्ती नहीं है, ये आपके भविष्य को अंधकार में भेजने का एक प्रक्रिया बना के रख दी गई है सरकार में। उत्तर प्रदेश में चाहे ये सरकार हो, चाहे इसके पहले भी हो, किसी एक सरकार नहीं, लेकिन ये आंदोलन जो हम लोगों का हो रहा है, इस आंदोलन में दिक्कत क्या है कि कहीं कोई आरक्षण के लिए बैठा है, कहीं कोई 22,000 पद के लिए बैठा है। ये हर जगह ये लड़ाई एक एक करके लड़ने की लड़ाई नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जहां आपका भर्ती मतलब आपका अंधकारमय भविष्य। अगर आप भर्ती में जाते हो तो आपने देखा होगा पतंग का, जब आप वो पतंग उड़ाने के लिए आप धागा खरीदते हो, एक बढ़िया उसमें डोर में बढ़िया लपेटा वो धागा होता है, आपका भविष्य वैसा ही था। लेकिन जब से आप इस भर्ती के चक्कर में पड़े हो, वो धागा जब एक बार गुज जाता है आपका, कहीं का फिर वो न पतंग उड़ाने के लिए बचता न किसी के लिए, वैसी जिंदगी आपकी बना के रख दी गई। उसकी जिम्मेदार ये सरकार है। इस सरकार के जो व्यवस्था है, इसमें जो भर्ती प्रक्रियाओं की, इसके खिलाफ हमें सामूहिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या इस सरकार की आंखों में मोतिया बिंदु हो गया? इसको दिखाई नहीं देता है कि 160 दिन से ये लोग बैठे हैं, हमारे भाई बहन, आपका घर परिवार सब कुछ छोड़ के ठंडी में बैठे हैं आप लोग। वो ऊपर बैठी है पानी की टंकी पे 100 फीट ऊपर। कल को कोई भी हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस शासन को चिंता नहीं है। ये सरकार एक दमनकारी और तानाशाही सरकार है। इस बात को कहने से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं हम नौजवानों को सुरक्षा दी, नौजवानों को रोजगार दिया, महिलाओं को सुरक्षा दी, तो ये महिला जो ऊपर बैठी है 100 फीट पर, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये योगी जी को ये बात क्या नहीं समझ में आती? क्या भाजपा की सरकार को ये बात समझ में नहीं आती? क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में किसी भर्ती में आवेदन करना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में अपने भविष्य को बनाने के लिए परीक्षा नौकरी ढूंढना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान ये गुनाह बार बार करेगा और इस सरकार को इस गुनाह को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार को याद रखनी। मेरे भाइयों, आपके संघर्ष जितना बड़ा है उसमें हम कहीं भी आपके बहुत छोटा सा बिंदु है कि हम लोग डॉक्टर आदरणीय संदीप पांडे जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को पता चला, हम सभी साथी जो भी हमारी संभव मदद जिस तरीके से हम समर्थन दे सकते हैं आपकी इस मुहिम में हर तरीके से खड़े हैं। आज के इस सर ने हम लोग को अवगत कराया कि आज एक सत्याग्रह के रूप में एक चरखा चला करके आपके इस मुहिम का हम समर्थन करेंगे। इसी आज हम सभी साथी, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट युवजन सभा हो, चाहे युवा शक्ति संगठन हो या अन्य दलों, सभी लोग आए हैं और हम ये चाहते हैं ये लड़ाई अनुरोध जारी रहे। और दूसरे जो भी पार्टियां हैं या दूसरे दल हैं वो खुल के साथ क्यों नहीं आते? कहीं न कहीं सबके एक अंतर विरोध का सामना, उनको एक तरफ ये देखते हैं कि आपका आंदोलन है, दूसरी तरफ अगर ये आपकी बात सुनेंगे दूसरी तरफ का सवाल ये नहीं है कि आपकी मांग अगर न्याय संगत है तो सुनी जानी चाहिए कि नहीं सुनी जानी चाहिए? 160 दिन से आप बैठे हो तो आपकी समस्या को सुनना चाहिए कि नहीं? ये सरकार तो अभी सुनने पे उतारू नहीं है, नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए। क्या लोकतंत्र में अगर आपका धरना करना अधिकार है तो वो धरना आप क्यों कर रहे हैं? उसको सुनना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन वो कर्तव्य सरकार का कहाँ है? ये सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि नौजवानों के साथ सबके साथ विश्वासघात का इनका एक नारा है। जितनी भी भर्तियां आती हैं, आप पहले विज्ञापन आएगा, आवेदन आएगी, भर्ती होगा, भ्रष्टाचार होगा, फिर नौजवान फिर यूं लाचार होगा। भर्ती पे भरोसा आपको नहीं है, सरकार द्वारा निकाली गई, आपको भरोसा है कोर्ट हमें भर्ती पूरी करा के देगा। ये ऐसी व्यवस्था हम लेके क्या करेंगे? ऐसा उत्तर प्रदेश लेकर के हम क्या करेंगे जहां हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, जहां हमारे वर्तमान को कहीं कहीं से नष्ट किया जा रहा है? किस भरोसे हम बैठेंगे? बच्चों की शिक्षा की बात करते हो, जब प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? आप क्यों उलझा के रख देते हो हर भर्ती? कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो कोर्ट के दरवाजे तक न जाए। आपके घर जो नौकरी आनी चाहिए वो कोर्ट चली जाती है। ये इस सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है और इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, अलग अलग आंदोलन जो है, किसान आंदोलन आपने देखा सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि अगर एक मुहिम साथ लड़ी गई तो 1 साल हुआ, संघर्ष हुआ, 700 किसान मारे गए, लेकिन वो लड़ाई किसान भाइयों ने जीती।
तो नौजवानों के लिए भी ये अपनी अपनी भर्ती का जो है ये सामूहिक लड़ाई बननी चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी देने के प्रति आपका इरादा है क्या। पहली बात कि सरकारी नौकरी सिर्फ वो लड्डू है जिसको दिखाएंगे, चुनाव जीतेंगे, फिर आपकी भर्ती निकालेंगे, कोर्ट में भेज देंगे। अगर ये है तो ऐसी भर्ती निकालने का क्या फायदा है। सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। पूरे देश में 28 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। आप देखेंगे सिर्फ आउटसोर्सिंग में सारी भर्तियां शुरू हो गई हैं। डी ग्रुप की भर्तियां आउटसोर्सिंग में होती हैं, सी ग्रुप की शुरू हो गई हैं। जब आपकी भर्ती को ही खत्म किया जा रहा है तो सरकारी नौकरी देने का इस सरकार का इरादा ही नहीं बचा है। हमारे देश में 1 लाख, एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 1 लाख लोगों पे सरकारी नौकरी, 1 लाख नागरिकों सरकारी नौकरी का जो आंकड़ा है वो मात्र 1600 है। और अमेरिका जो सबसे विकसित देश है, पूंजीवादी देश है, वहाँ पे 1 लाख लोगों पे 7,500 लोगों को नौकरी दी गई सरकारी। क्या उसके पास मैकेनिज्म नहीं है या उसके पास सिस्टम नहीं है मशीनरी का? वो मैन पावर घटा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी उसने बढ़ा के दी ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो हमारे देश में जो 1600 लोगों के जो आंकड़े हैं वो भी दिन पे दिन खत्म किए जा रहे हैं। आपको एक तरह से गुलाम बना दिया जा रहा है। और दूसरी बात, एक बात हम और कहेंगे, नौजवान में भी एक चेतना आनी चाहिए कि हमारे देश में हमारे बैंकों का अकाउंट जो है, ये जो भ्रष्ट पूंजीपति जो उद्योगपति हैं वो लूट रहे हैं और हमारा नौजवान स्विगी और जोमेटो पे डिस्काउंट लूटने में पड़ा हुआ है। तो नौजवान को भी चेतना पड़ेगा कि आपका अधिकार क्या है। स्विगी और जोमेटो में आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य यहाँ है जहाँ देश की जो है 60% संपत्ति पे 10 उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया है। तो ये लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ी जानी चाहिए और नौजवान को उठ खड़ा होना। आपकी जो मुहिम है, चाहे वहाँ आरक्षण समर्थक जो मुहिम चल रही है, अलग अलग जो भी आंदोलन, इसका आंदोलन में सबका जो स्वरूप है अलग अलग है, मांगे अलग अलग है, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार की कमियों के कारण ये सारे आंदोलन उभर रहे हैं। ये आंदोलन इस सामूहिक रूप से लड़ा जाना चाहिए और आपके इस मुहिम में हम पूरी तरह साथ हैं कि जो 22,000 पदों को भरने की जो मांग है आपकी, निर्धारित सरकार को इस पे न्याय संगत जो है फैसला लेना चाहिए। आपके पक्ष में आपको कहीं न नियुक्ति जो आपकी मांग है वो जायज मांग है और उसको सरकार को मानना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में नुसरत आपा हैं जो अपनी बात रखेंगे। और 1-2 लोग आप लोग बोल दीजिएगा। थोड़ा सा मेरिट ऑडिट का जो मामला है, एक लोग उसमें से आप लोग जरा बता दीजिए क्योंकि कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन है। जैसे 68,500 में जो मेरिट बनी थी या उसमें जो वो थोड़ा सा तकनीकी चीज है वो थोड़ा एक लोग बता दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, सरकार की नीतियाँ भी गलत है, सारी नीतियाँ सरकार की गलत है और सबसे ज़्यादा अधिकारियों की गलत नीतियाँ हुई हैं। अब मेरी बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि बीच गेम्स में कभी रूल्स चेंज नहीं किए जाते, लेकिन बेसिक दुनिया का एक ऐसा विभाग है जिसमें हमेशा रूल्स चेंज होते आए हैं। हमारे भारत सरकार का एक इसी में लचीला प्रदर्शन होता है जिसमें बेसिक में जहाँ पे टीचर योग्य न होकर के अयोग्य पहुँच जाते हैं, वो भी अधिकारियों की गलत प्रणाली की वजह से। 68,500, 1,37,000, कोई 68,000 और 69,000, 1,37,000 के 2 पार्ट थे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, जो सपा की सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका समायोजन रद्द किया। तो बीजेपी सरकार ने 68,500 और 69,000 2 भर्तियां निकाली। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षा मित्रों को 6B के अंदर इनिशियल भर्ती को किया जाए और 6B के अंदर शिक्षा मित्रों को इनिशियल मौका दिया जाए और 6 मंथ के अंदर भर्ती को कंप्लीट किया जाए। लेकिन सरकार ने 6 महीने तो 6 महीने, आज 5 साल पूरे होने आ गए, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी और अधिकारीगण कहते हैं कि उस भर्ती की कट ऑफ अलग थी, इस भर्ती की कट ऑफ अलग थी। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, इस कट ऑफ को रखने वाला कौन है? सरकार, न कि हम अभ्यर्थी। हमेशा क्वेश्चन आंसर किसने गलत किए? आपके अधिकारियों ने। दंडित कौन हो रहा है? अभ्यर्थी। जो लोग 3 क्वेश्चन सही करके आए थे उनको तो नंबर नहीं मिले, जो गलत करके आए थे उनको 3 नंबर मिले। किसकी वजह से? अधिकारियों की वजह से। आज दंड कौन भोग रहे हैं? हम अभ्यर्थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 72,825 की प्रणाली अलग थी, उसमें शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया था और जो बीएड वाले, लेकिन सब बीएड वालों को मौका दिया गया था, उसमें बीटीसी वाला कोई नहीं था और उसमें केवल टेट का एग्जाम हुआ था और टेट के एग्जाम पर ही भर्ती की गई थी। और 68,500 की जो भर्ती थी उसमें क्या हुआ था? बीटीसी और केवल शिक्षा मित्र थे, बीटीसी और शिक्षा मित्र थे और उसमें उनका एग्जाम था, रिटन एग्जाम था।
जिसमें 40-45 कट ऑफ किया गया था, उसमें 55 और 60 थी। अब ये बताइए दोनों कट ऑफ अलग थी, तो उसकी बची हुई सीटें इसमें 8 साल बाद कैसे ऐड कर दिया 68,500 में। और ये तो एक ही भर्ती के दो पार्ट थे, 68,000 और 69,000। तो एक होता है, नियम होता है कि एक भर्ती की बची हुई सीटें हमेशा दूसरी भर्ती में क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड। मैं सरकार से और अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर 68,500 की 26-27,000 सीट है, आप इसको लेकर के कहाँ जाओगे? अगर नेक्स्ट भर्ती में जोड़ोगे तो उसकी भी कट ऑफ अलग होगी, उसका भी सिलेबस अलग होगा, उस मानक को कौन तय करेगा? सरकार। और जियो में ये लिखा हुआ था संशोधन नहीं होगा, सरकार ने संशोधन किया गया। कट ऑफ को कब रखा गया? एग्जाम होने के बाद। कट ऑफ हमेशा एग्जाम होने से पहले रखी जाती है, सरकार ने कट ऑफ को कब रखा? बाद में। ये बताइए, जियो में ये लिखा होता है आपातकालीन स्थिति आने पर सीटों को घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं। अब इससे बड़ी आपातकालीन स्थिति क्या होगी कि 115 नंबर वाला धरना दे रहा है और 90 नंबर वाला नौकरी कर रहा है। अब ये सबसे बड़ी आपातकालीन स्थिति है कि 90 नंबर वाला योग्य है कि 115 नंबर वाला। अगर आईएएस पीसीएस में एकेडमिक का खेल खेलते तो 3rd डिवीजन वाला आईएएस अधिकारी बनता है। अब ये बताइए 3rd डिवीजन वाले को ये लगा दिया कि मेरिट जिसकी ज्यादा वो आईएएस बनेगा। इन नेताओं को कौन कैसे समझाएगा? ये आईएएस अधिकारी हमेशा एडवाइस करते हैं नेताओं को। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने खुले मंच पे कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, पद बहुत है। आज तो आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी है, पद भी है, मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, और चुनाव का मामला बना लीजिए सत्ता में आने के लिए, ये सबसे बड़ा चांसेस है। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए सबसे बड़ा बयान ये, इस दुनिया को चलाने वाला एक संत होता है, एक भगवान होता है। भगवान ऊपर से देखता है, संत यहाँ उपदेशित करता है। और आप छत्री होने के मुताबिक, छत्री का सबसे बड़ा वचन होता है रघु की रथ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके तो वचन भी गलत हो गए, केवल जुमलेबाजी और राम राज्य की बात करते थे। क्या अयोध्या में मंदिर बनवाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कभी खत्म नहीं होगी। बेरोजगारी हमेशा खत्म होती है रोजगार देने से, और देश का भ्रष्टाचार और देश की उन्नति होती है जिसके घर में रोजगार होगा। बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी और करप्शन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। कुछ ना सुनने वाले लोगों की सिर्फ जान लेने वाले और अपनी बात पे कायम नहीं है। उनको खुद ही बताओ कहाँ से आ रहे हैं, तो इनके पास है ही नहीं बोलने को। हमारे साथ में इंसानी बिरादरी से गुरुजी हैं, मैं चाहूँगा अपनी बात रखें। खड़े कर दो ना, सब लोग सुनेंगे ना, खड़े हो जाइए। सुने नहीं रहे हमारी स्पेशल कवरेज न्यूज की डिबेट के तहत उन्होंने उनको ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि तुरंत ही रात में यहाँ जाइए, इधर आइए, और यहाँ सिखा दीदी से इधर आ जाइए। ठीक है ये भाई, इधर एक सीन देखने को मिल रहा है, और वो सीन ये है कि जैसे बड़े मंगल पे लड्डू बांटे जाते हैं, पूरी सब्जी बांटी जाती है, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री, ये शर्म की बात है कि जगह जगह मंच सजा करके और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होता है ना। ये एक अजीब सा चलन हो गया है। पहले किसी समय में डाक से या तार से सूचना आ जाती थी कि ज्वाइन इमीडिएटली, यही होता था ना। और अब हमारे मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत ही विचित्र सा है। मैं बाकी बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ आए हैं, सिविल सोसाइटी के ही लोग हैं, बाहर से सुन करके आए। संदीप जी के ज़रिए पता चला कि यहाँ इस तरीके का एक धरना हो रहा है, तो हम लोग आ गए यहाँ। अब इसमें और लोगों को कैसे लाया जाए, महत्वपूर्ण ये है कि जितनी ताकत बनेगी उतना ही सरकार पर असर होगा। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि यहाँ पे ही बैठे रहने से बहुत कुछ पता कैसे चलेगा बाहर। तो एक निश्चित समय पे सुबह और शाम जब भीड़ होती है, सड़क के उस पार पहुँच के 4-5 लोग पहुँच करके और बैनर लेके रोज़ प्रतिदिन सर खड़े हो जाए कि हमारी ये मांग है, और अंदर एक धरना चल रहा है। तो जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। लड़ना तो पड़ेगा ही। ये सरकार जो है वो जनता की नहीं है,
जनता की नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि अगर वो कर देंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा चुनाव में, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो मतलब एक ऐसे आदमी को, जिद्दी आदमी को हम बता रहे हैं कि तुमको तब तो समाज ही ऐसे ही है ना कि बेटा चुप रहो, ये टॉफी तुमको देंगे, अभी चुप्पे चाप बैठे रहो। तो हम लोगों को जबरदस्त ढंग से खड़े होना पड़ेगा। सीट लेने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक, वो देखिए आप जो भूमिका ले रहे हैं वो आप अपनी जगह सही है। वो ऐसे किया हुआ न्याय भी अन्याय होता है, सब लोग जानते हैं। वो अपनी बात कह रहे हैं। तो आप जो भाई स्टैंड लिए हमको स्पष्टीकरण, हम तो अपनी बात कह रहे हैं ना, बाहर से जो लोग भी आएंगे वो अपनी ही बात कहेंगे। वो उनकी सोच है। तो एक यही है कि जाम करो मिलके शोषण का पहिया। जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, रोटी न देंगे तुम्हें कृष्ण कन्हैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया। तो ये याद रखना होगा कि कोई कृष्ण कन्हैया ऊपर से नहीं आने वाला जो बचाएगा। कोई कृष्ण कन्हैया हमारी लुट रही इज्जत को ढकने के लिए नहीं आने वाला। कृष्ण कन्हैया हम ही बनेंगे, तभी कुछ होगा। तो हम लोग इसकी तैयारी करें और जो कुछ भी हो सकता है हम लोग करेंगे। लोगों को जोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सड़क पे बाहर ही खड़े हो जाएं एक निश्चित समय पे। लोग देखेंगे, पता चल जाएगा उनको कि आधा घंटा या पौन घंटा इस समय पे लोग खड़े होते हैं यहाँ। ये करें। धन्यवाद। हमारे साथ में नुज़हत आपा हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। आपा हम समर्थन ही तुम अलग से बना लेना मेरे भाई। भाई बहनों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी नत्तर बिहार से भाईचार लीगल टीम से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं संदीप पांडे जी है, साथ में उनकी टीम के सदस्य लोग भी आए हैं। हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। आप जानते ही हमारी जो मांग है लीगल और जायज़ मांग है। कहने का मतलब 1,37,000 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका हमें पालन करवाना। सरकार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, शिक्षा मंत्री जी से भी पालन करवाना, क्योंकि हमारी मांग लीगल और जायज़ है। 160 दिन से ऊपर हो रहा है हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार को अच्छी तरीके से पता है, उनके जो भी नुमाइंदे अधिकारी नेतागण उनको भी पता है। और आपको पता ही कि जब तक ये जोड़ेंगे नहीं तब तक हम सरकार का पीछा छोड़ेंगे नहीं। आप सबको पता है कि हम 61 अभ्यर्थी स्वयं मैं जेल गया था। अब कितना कष्ट झेला। पुलिस की बर्बरता देखिए कि लाठी चार्ज हुई हमारे भाई बहनों पर। 25 बहनें थी। अब बाद में पुलिस के अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी सीआरडी क्या कहते हैं कि आप लोगों ने हमें बंधक बनाया। आपको लगता हमने बंधक बने? 25 बहनें अगर साथ में बंधक बनाएंगे। कहते हैं सरकारी काम में हम लोगों ने बाधा दी। कब बाधा किया? कर्मचारियों के काम पे। हमारा कोई ऐसा कृत्य नहीं था जिससे हम सरकार को तकलीफ या कष्ट दें, न किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। हमारा उद्देश्य सिर्फ न्यायिक और जायज मांग के लिए हम गए थे, ताकि सरकार पर दबाव बना सके। और संविधान में भी लिखा है साफ शब्दों में कि आप अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। उस मांग को लेकर गए थे, लेकिन 21 अक्टूबर को जो सरकार के जो पुलिस के अधिकारी थे वो बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों के साथ जो कृत्य किया उसके लिए बड़ा ही निंदनीय कार्य था। उन्होंने हमारे भाइयों को मारा, कुछ बहनें घायल हुई। उसमें अभय श्रीवास्तव को ज्यादा चोट लगी और मलकीत सिंह को भी ज्यादा चोट लगी। तो उसके लिए हम लोग को बहुत दुख हुआ। साथ में 2 बजे रात को ये लोग कोविड चेक कराते हैं और कहते हैं सिर्फ कोविड चेक कराएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद एक और पेपर पे साइन करवा लेते हैं। फिर 4:30 बजे पता चलता है कि हम लोग को गोसाईगंज जेल ले जा रहे हैं। काफी अभ्यर्थी तो ये सोच रहे थे कि हम लोग को शायद इको गार्डन भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7 बजे हम लोग जेल पहुंचते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं दुख हुआ। 9 दिन जेल में रहे, जेल में भी कष्ट हुआ। कुछ भाई लोग वहाँ रोए, दुखी परेशान थे। लेकिन मैंने सबका कॉन्फिडेंस बनाए रखा कि 9-10 दिन के बाद हम लोग जमानत पर छूट जाएंगे। सारी धाराएं नॉर्मल धारा है। एक अभ्यर्थियों पे धाराएं जो लगती नॉर्मल धारा लगती है।
यहाँ से निकलने के बाद हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, CID कर्मचारी हों चाहे जो भी अधिकारी, उनसे हम क्षमा याचना करके अपनी मांगों को पूर्ण करते हुए अपनी बातों को खत्म कर देंगे ताकि सारी धाराएं हटाई जाए। तो ये मान के चलिए हम अपनी मांगों को ऐसे ही रखे रहेंगे। जब तक हमारी 1,37,000 की जितनी भी सीट हो, वो चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 हो, वो 69,000 जुड़ नहीं जाएगी, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, तब तक हम सरकार का पीछा छोड़ेंगे नहीं। हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से और यहाँ तक कि जो भी सांसद विधायक नेतागण देख रहे हैं, उन सभी से साफ तौर से मैं आज निवेदन करता हूं कि अगर आप सीट नहीं जोड़ेंगे तो ये मुद्दा यूपी के हर घर तक पहुंच चुका है। 22,000 का मुद्दा 22 करोड़ की जनता तक है। कहीं ना कहीं आपको चुनाव में निगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। फिर कोई भी नेता सांसद विधायक ये नहीं कहेंगे कि ये 22,000 वाले हरवा दिए चुनाव। अभी भी समय है। आपने 69,000 में जितनी गलतियां की है वो 69,000 के अभ्यर्थियों को पता है, यूपी की जनता को पता है। आपने फ्री में जो नंबर 3 हिंदी के बांटे हैं और कहते हैं आप आउट ऑफ सिलेबस के, तीनों क्वेश्चन हिंदी के सही थे। इसके अलावा आप बता 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के और थे, आप उस पर भी नंबर दे सकते थे। आपने क्यों 40% एकेडमिक मेरिट जोड़ी? क्यों जोड़ी आपने, जब आपको पता था कि इसमें 38 साल के अभ्यर्थी बैठेंगे, 28 साल के अभ्यर्थी बैठेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? आपने योग्यता के साथ खिलवाड़ किया है। अगर आपने 69,000 में बची हुई सीटों को नहीं जोड़ा तो फिर योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करेंगे और यूपी की जनता आपको माफ नहीं करेगी, साफ करेगी। इसलिए अभी भी समय है। आप हमारी जो भी मांग है, लीगल और जायज मांग है, उसको पूर्ण कीजिए। 1,37,000 की एक सीट जो बच रही है उसको आप 69,000 में जोड़िए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश मिश्रा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे धरने में आइए और हमारे धरने को सफल बनाइए। जो हमारे पुराने साथी जो आ चुके हैं और इस समय नहीं आ रहे हैं, वो भी इस धरने में आएंगे। और सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं हम योग्यता के साथ हैं। ठीक है, आप योग्यता के साथ हैं तो आप योग्यता को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप योग्यता को देखिए और उनके साथ न्याय कीजिए। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये भर्ती जो है पूरी तरह पारदर्शी है। कैसे पारदर्शी है? आपके 18 लोगों को जो जब पेपर हुआ था उस समय उनका नाम आया, STF ने पकड़ा उन्हें और वो आज नौकरी कर रहे हैं, अयोग्य लोग। और हम योग यहाँ पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं, 160 दिन हो गया है। भर्ती कैसे पारदर्शी है? मुख्यमंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो भर्ती हुई है इसमें कोई भी अनुचित कार्य नहीं हुआ है। कहते हैं 1,37,000 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 2 भर्तियों में पूरी करनी है, तो भाई आप पूरी करिए। आपको योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं। जब 68,500 में जो खाली सीटें रहेगी आप 69,000 में जोड़िए। वो कहते हैं नहीं जोड़ेंगे। कैसे नहीं जोड़ेंगे आप? 72,000 की सीटें आपने 68,500 में जोड़ी, तो आप इस सीट को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? आप इसका जवाब दीजिए। अभी हमारे जो साथीगण जो हैं बाहर 75 जिलों में सरकार को ये वार्निंग दे रहे हैं कि आप अब भी समझ जाओ, आपके पास समय है, आप समझ जाओ, नहीं तो अब की बार से सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। सबका साथ यूपी साफ बीजेपी से, ये खुली चेतावनी है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन तब साथ हैं जब आप 1,37,000 पूरी करेंगे। जो सीटें बची हैं उसको जो है 69,000 में जोड़ेंगे, तब हम आपके साथ में हैं। अन्यथा इस बार जो है यूपी से बीजेपी साफ है। नमस्कार। नोट ही है। ये मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे ये धरना चल रहा है। ये लेडीज जो हैं 160 दिन से यहाँ पे बैठी। अभी मुझे संदीप पांडे ने फ़ोन करके बताया कि ऐसा है कि आपको मालूम हुआ कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम था। खैर जैसे ही मालूम है मैंने कहा मैं आती हूँ अभी। मैंने कहा जब मैं आई तो मैंने देखा वाकई कि एक लेडी जो है तो वो उस पर चढ़ी हुई हैं पानी की टंकी पे। 160 दिन हो गए। ताज्जुब और बड़ी ताज्जुब की बात है, इतने करीब में मुख्यमंत्री होते हुए और इतनी सब कुछ वो अपनी तकलीफ़ों की वजह से चढ़ी है। उनको ये क्या कान में उनके नहीं पता जा रही होगी आवाज़? बिल्कुल जा रही होगी, लेकिन क्यों इतने खामोश हैं वो औरतों की तरफ से? अभी वो यही कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये भी उसके साथ साथ उनका इरादा है कि बेटियों को सड़क पे और टंकियों पर चढ़ने की ऐसे मार दो।
कि मर जाएंगी तो उनका काम ही ख़त्म हो जाएगा कि वो आवाज़ ही नहीं उठाएंगी। और ये हकीकत है, कितने लोग बेकार हैं और सभी जगह पे जो है तो जगह खाली, डॉक्टरों की जगह खाली, मास्टरों की जगह खाली, टीचरों सबकी खाली है, लेकिन कोई वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बस अपने इलेक्शन में और उसमें सब में हैं लगे हुए। इतने किसान मर रहे हैं, मजबूर परेशान। अब उन्हीं ने तो बेइंतहा मतलब कुर्बानियाँ भी दी, मौतें भी हुई, उनके 700-800 मौतें हुई हैं। तो उसका क्या नाम, वो भी किसी को ना मुआवजा देने को है ना कुछ है। अगर उन्हीं का कोई ऐसा होता तो कैसे काम चलता, उनका सगा होता तो उन्हें तकलीफ होती नहीं होती। लेकिन होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि पता नहीं उन लोगों ने क्या नेक काम किए थे, उनके 3 कानून वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी सही पता नहीं कि वापस होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों की तो बात कुछ समझ ही में नहीं आती, कभी कुछ पलटते कभी कुछ पलटते। अरे इतने बड़े ओहदे में ऊपर वाले ने बैठाया, तुम्हें इस काबिल बनाया है, तो कम से कम सच बोलना तो सीख लो, कि लोगों से सच बोलो कि भाई जो है वो आगे अपनी इसमें क्या होती है, मतलब झूठे ही बनते हैं लोगों के सामने। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, इज्जत ही कम होती है, बढ़ती नहीं है। अगर वो भी और सबकी तरह, गांधी जी की तरह और लोगों की तरह इज्जत बना के रखते, आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होकर मुख्यमंत्री थे, तो आजकल प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। लेकिन क्यों ऐसी उन्हीं हरकतें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कौन ऐसा उनको ऐसा समझा रहा है। अपनी अकल उनके पास नहीं है भाई, उन्हीं ने पढ़ाई लिखाई करी तो लगा कि हाँ इस ओहदे पे हम जाएं, इलेक्शन लड़ें, जीते, इस काबिल बने। तो लोग भी चाह रहे हैं अपने बच्चों को पाले पोसे, कैसे पालेंगे जब उनके पास पैसा नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, अभी भी तमाम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग फीसें मांग रहे हैं, फीसें लोगों पास नहीं है। जो किस परेशानी से ये दौर से लोग गुजर रहे हैं, दुनिया कितनी परेशान है, कम से कम ये तो सोचें, कुछ तो कभी देखें। बस अपने इलेक्शन के किसी ने नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जनता को तो खुश रखें कम से कम। कितनी जनता परेशान है, आके देखें गली गली घर घर कि क्या परेशानी में लोग जिंदगी जी रहे हैं इस वक्त। ठीक है, शुक्रिया।